हेलो दोस्तों, आप लोगों का संदेश कैरियर पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको मोशन गति विषय में पढ़ाए थे और आपकी गति में 1 से लेकर 5 पाठ तक आपका हो गया था। आज आपका ये पाठ अच्छा चल रहा है। और इसके पहले हमने आपको वृत्तीय गति में बल आघूर्ण बता दिए थे। आज हमें बताना है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल की दिशा किधर होती है? तो अभिकेंद्रीय बल की बात करते हैं। अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड किसी वृत्त की परिधि पर, जब कोई वस्तु या कोई पिंड किसी वृत्त की परिधि पर घूमते हुए केंद्र की तरफ लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। फिर से कह सकते हैं, जब कोई वस्तु या कोई पिंड किसी वृत्त की परिधि पर गति करते हुए या घूमते हुए केंद्र की तरफ लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यह जो अभिकेंद्रीय बल होता है, इस अभिकेंद्रीय बल की सूत्र अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है mv²/r, जहां पे यम आपका पिंड का द्रव्यमान, भी उस पिंड का वेग, जबकि आर आपकी वृत्त की त्रिज्या होती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है कि यह जो अभिकेंद्रीय बल होती है, इस अभिकेंद्रीय बल का दिशा किस तरफ होता है? तो अभिकेंद्रीय बल की दिशा सदैव परिधि से केंद्र अथवा बाहर से अंदर की ओर होती है। फिर से ध्यान दीजिए, अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड वृत्त की परिधि पर गति करती या वृत्त की परिधि पर घूमते हुए केंद्र की तरफ लगने वाले बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है अभिकेंद्रीय बल बराबर mv²/r, जहां पे यह जो आपका यम है, उस पिंड, जो वस्तु आपकी इस वृत्त की परिधि पर क्या कर रही है? गति कर रही है, उस पिंड का द्रव्यमान है, जबकि भी उसी पिंड का वेग है, और आर जो है जिस वृत्त की परिधि पर गति करेगा उसका वेग होता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सदैव ये प्रश्न आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं कि अभिकेंद्रीय बल की दिशा किस तरफ होती है? तो आप ध्यान दीजिएगा, अभिकेंद्रीय बल की दिशा सदैव परिधि से केंद्र या बाहर से अंदर की ओर होती है। और इस अभिकेंद्रीय बल के कुछ एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल को आप देखिए। एग्जाम्पल की बात करिए। उदाहरण पहला देखिए, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना। अगला पॉइंट, साइकिल सवार का मोड़ पर घूमते समय अंदर की ओर
तीसरा एग्जाम्पल लिखिए। मोड़ पर रेल की पटरियों अथवा सड़कों को अंदर की ओर झुकाकर बनाना। यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर आपके देखा जाए तो आपके यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कोई भी आपका जो नाभिक होते हैं उस नाभिक के 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इस इलेक्ट्रॉनों के अंदर की ओर क्या करता है, बल लगता है, जिसके कारण वो उसी अपने पथ पर सदैव क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल लिखिए। साइकिल सवार का मोड़ पर घूमते समय अंदर की ओर झुका लेना, या मोड़ पर रेल की पटरियों या सड़कों को अंदर की ओर झुकाकर बनाना। जैसे आप कभी देखेंगे, कभी भी आप जब कोई मोड़ आता हो या जहाँ भी आपका किसी सड़क हो या आपका कह सकते हैं रेल की पटरियाँ होती है, तो वहाँ पे कभी भी जब आपका घुमाव आता है तो आपका जब ये सड़क या पटरी बनाई जाती है तो ये आपका हल्का सा ऐसे झुका कर बनाया जाता है। और ये झुका कर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो आपके रेलगाड़ी होते हैं या आप कह सकते हैं कि आपके जो बड़े वाहन होते हैं जैसे ट्रक होते हैं, जब इनको आप आसानी से किसी एक स्थान जब आप किसी आपका यहाँ पे करते हैं, जब इसको आप घुमाते हैं तो इसको ट्रक को घुमाने के लिए इसको अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। और जब भी कभी आप देखते हैं कि जब आपकी सड़क सदैव आपका सीधा बनाया जाता है, कोई झुकाव नहीं होता है, तो जब इसको घुमाते हैं तो इसको घुमाने के लिए आप देखते हैं कई बार आगे और कई बार पीछे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस ट्रक को घुमाने के लिए हमें अधिक से अधिक बल लगाना होता है और जो हमें ये बल उतना हम लगा नहीं पाते। लेकिन अगर इसी सड़क को हल्का सा हम क्या करें, झुकावदार बना देते हैं, तो हम जो चालक होते हैं उस चालक के द्वारा बल तो लगता ही, साथ साथ जो सड़क का घुमाव होता है या सड़क को जो अंदर की ओर झुका कर बनाते हैं उसके द्वारा नेचुरल रूप से या कह सकते हैं नेचुरल रूप से इसको अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है, अर्थात उसको घुमाने के लिए वो क्या करता है, सहायक होता है, जिसके कारण हमारे जो बड़े वाहन होते हैं उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। इसीलिए कभी भी आपके जो हाईवे के रोड होते हैं या रेल की पटरियाँ होती हैं वो सदैव अंदर की ओर झुकाकर बनाया जाता है। ये आपका अभिकेंद्री बल क्या हुआ, समाप्त हुआ। अभिकेंद्री बल के बाद आप देखिए अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल की बात करते हैं। ये आपका अपकेंद्रीय बल सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका यहाँ पे ये रेलवे में आपके इससे कम 5 से 6 प्रश्न बनते हैं। अपकेंद्रीय बल क्या होते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये जो अपकेंद्रीय बल होता है यह एक अभासी बल होते हैं, या आप कह सकते हैं यह एक आपका क्षण बल होते हैं, या आप कह सकते हैं कि यह आपका एक काल्पनिक बल होते हैं। और ये आपका पिछले आपके रेलवे में प्रश्न आया था कि ये अपकेंद्रीय बल कैसा होता है, तो ऑप्शन में आभासी, क्षण या काल्पनिक में से कोई एक बल आपको दिया जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अपकेंद्रीय बल यह एक आपका आभासी, क्षण बल अथवा काल्पनिक बल होते हैं। आभासी बल का मतलब होता है कि आपको केवल आभास होता है कि कोई बल लगता है, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसे कोई बल होता नहीं है। और यह जो अपकेंद्रीय बल होते हैं यह बल अभिकेंद्रीय बल के
बराबर होते हैं, परंतु इनकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत होती है। या आप कह सकते हैं कि अपकेंद्री बल किससे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि अपकेंद्री बल किसी वृत्त की परिधि पर घूमते हुए एक ऐसा बल होता है जिसकी दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यह एक आपका आभासी बल, छद्म बल अथवा काल्पनिक बल होते हैं। यह बल अभिकेंद्री बल के बराबर होते हैं, परंतु इनकी दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। आप कह सकते हैं इसका परिभाषा, अपकेंद्री बल ऐसा बल होता है जो किसी वृत्त की परिधि पर घूमते हुए किसी वस्तु या किसी पिंड का केंद्र से परिधि की तरफ लगने वाले बल को हम अपकेंद्री बल कहते हैं। और ये अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल के बराबर होगा, परंतु इनकी दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। तो यह जो अपकेंद्री बल होते हैं, इस अपकेंद्री बल का सूत्र होता है -mv²/r। जहाँ पे हमने आपको बताया था कि जहाँ पे यम आपका उस पिंड या वस्तु का द्रव्यमान होता है, जबकि भी आपका उस वस्तु का वेग होता है, आर आपके वृत्त की त्रिज्या होती है। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि अपकेंद्री बल की दिशा किस तरफ होती है? तो अपकेंद्री बल की दिशा सदैव केंद्र से परिधि की ओर या अंदर से बाहर की ओर होती है। तो इसमें दो प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला आपका यही आएगा कि यह एक कैसा बल है? तो यह आपका एक आभासी बल, छद्म बल अथवा काल्पनिक बल होते हैं। अपकेंद्री बल की दिशा कैसी होती है या किस तरफ होती है? तो इसकी दिशा सदैव केंद्र से परिधि या अंदर से बाहर की ओर होती है। इसके आपके कुछ एग्जाम्पल हैं और ये तीनों एग्जाम्पल आपके पूछे भी जाते हैं, तो इसका ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन। जिसको हम लोग हिंदी में प्रक्षालन मशीन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आपका है दूध से क्रीम अलग करना। तीसरा आपका है सर्कस में मौत का कुआं। अगर आपको बात किया जाए कि ये आपका कैसे होते हैं, तो अगर आप देखेंगे, जैसे एक आपको बता दिया जाए, जैसे देखते हैं दूध से क्रीम अलग करना। जैसे आप लोग देखते हैं कि गांव घर में देखते हैं कि जब कभी दूध को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर लिया जाता है। तो ठंडा करने के बाद उसको हम किसी बर्तन में रख दिया जाता है, और बर्तन में रखने के बाद एक आप लोग नाम सुनेंगे मथनी, जो आप लोग को आमतौर पे लस्सी की दुकान पर दिखाई दे देता है, जो आपका एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जो इस तरह से होता है। और इस लकड़ी के टुकड़े को हम उस दूध में रखकर ऐसे क्या करते हैं, घुमाते हैं, जिससे क्या करता है कि जब हम उसको ऐसे घुमाते हैं तो दूध में जो क्रीम लगे हुए होते हैं
उस क्रीम को यह क्या करता है, बाहर की ओर क्या करता है, निकालता है, जिससे इस पर केंद्र से परिधि अंदर से बाहर की ओर अलग करता है। तो आप जानते हैं अपकेंद्री बल सदैव केंद्र से कहा जाता है बाहर की ओर। तो ये आपके अपकेंद्री बल के एग्जाम्पल होते हैं। और ये तीनों एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। सीधा पूछा जाता है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत किस पर आधारित है, तो वॉशिंग मशीन का जो कार्यप्रणाली होता है वह आपके अपकेंद्री बल, दूध से क्रीम अलग करना अपकेंद्री बल, सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्री बल। हम वॉशिंग मशीन को हम प्रक्षालन मशीन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपका घूर्णन गति आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है, हमारा आवर्त गति के विषय में बात करेंगे। अगला आप देखिए दोलन अथवा कंपन गति। दोलन अथवा कंपन गति क्या होगा, जब कोई वस्तु या पिंड अपने मध्य स्थिति के ऊपर नीचे या बाएं या दाएं तरफ गति करता हो तो हम उसे दोलन अथवा कंपन गति कहते हैं। कह सकते हैं जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति या साम स्थिति के ऊपर नीचे या बाएं दाएं तरफ गति करता हो तो हम उसे दोलन अथवा कंपन गति कहते हैं। दोलन अथवा कंपन गति के कई एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं घड़ी में पेंडुलम की गति, या आप कह सकते हैं एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे घड़ी में पेंडुलम की गति अथवा दूसरा आप कह सकते हैं झूले की गति, तीसरा कह सकते हैं स्प्रिंग की गति इत्यादि। यह सभी आपके दोलन अथवा कंपन गति होते हैं। आप कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु अपने साम्य स्थिति या मध्य स्थिति के ऊपर नीचे या दाएं या बाएं तरफ गति करता हो तो हम उसे दोलन अथवा कंपन गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि घड़ी में पेंडुलम की गति, झूले की गति, स्प्रिंग की गति, आपका जो बैंजो वायलिन होता है उसकी गति, यह सभी आपके दोलन अथवा कंपन गति होते हैं। इस दोलन और कंपन गति में आपके कुछ पॉइंट है जिसको हम बताते हैं। इसके बाद जैसे आप देखिएगा आवृत्ति क्या होते हैं, आवर्तकाल क्या होते हैं, उस पर आधारित कुछ आपके क्या होंगे प्रश्न। बात करते हैं आवृत्ति के। आवृत्ति किसे कहते हैं, एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकेंड में किए गए कंपन की संख्या या दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यहाँ से आपके सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं कि यह जो आवृत्ति होते हैं इसका मात्रक क्या होते हैं। तो आवृत्ति के अगर मात्रक से पहले इसका सूत्र अगर आप देखा जाए तो इसका सूत्र होता है n बराबर 1/t। n बराबर 1/t का मतलब यहाँ पे आप सूत्र कह सकते हैं कि इसका सूत्र होता है आवृत्ति अपान आवर्तकाल। आवर्त के काल के विषय में आगे बताएंगे कि आवर्तकाल क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, या इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं n बराबर 1/t। अगर यहाँ पे इसके मात्रक की बात करते हैं तो आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड होता है, तो हम कह सकते हैं सेकेंड इनवर्स
या इसी को कहा जाता है प्रति सेकेंड, या इसी को हम लोग कहा जाता है हर्ट्ज। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि आप पहले आपका एक प्रश्न पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था आवृत्ति का मात्रक, ये ऑप्शन नहीं दिया था, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकेंड या सेकेंड इनवर्स होता है। इसकी बीमा की बात करते हैं तो इसका बीमा होता है t⁻⁻1। और ये आवृत्ति कैसी राशि होती है, तो यह आपके एक अदिश राशि होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी आवर्त गति में एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल n बराबर 1/t, मात्रक सेकेंड इनवर्स या प्रति सेकेंड या हर्ट्ज, बीमा आपका हो जाएगा t इनवर्स, राशि कैसा होगा अदिश। ये आवृत्ति आपका क्या हुआ, क्लियर हुआ। आवृत्ति के बाद एक आपका होता है आयाम क्या होते हैं। तो आयाम अब बस ध्यान दीजिएगा कि आयाम किससे कहते हैं। आयाम से अभी तक कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है, कभी कभी हो सकते हैं डिफिनीशन आ जाए कि आयाम क्या होगा। तो आप कह सकते हैं दोलन गति के या कंपन गति के मध्य स्थिति के एक ओर का मतलब दाएं या बाएं तरफ, एक ओर के अधिकतम के एक ओर के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। कहने का मतलब है, जैसे हमने बताया था कि कोई स्प्रिंग की गति हो, जैसे आपका स्प्रिंग ये गति कर रहा हो, तो ये आपका उसका मध्य स्थिति होगा। तो इस मध्य स्थिति के जाए दाएं तरफ या बाएं तरफ जो भी उसका अधिकतम विस्थापन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। या कह सकते हैं अगर पेंडुलम आपका ऐसे गति कर रहा हो तो ये इसका जो मध्य स्थिति होगा, इसके जाए दाएं तरफ या इसके बाएं तरफ जो आपका अधिकतम विस्थापन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। ठीक, आयाम के बाद अगला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका आएगा आवर्तकाल। आवर्तकाल किसे कहते हैं? आवर्तकाल में आप कह सकते हैं एक दोलन या एक चक्कर पूरा करने में एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर का मतलब जैसे आप देखेंगे ये आपका कोई वस्तु था या पेंडुलम की घड़ी थी मान लीजिए, तो यहाँ पे ये आपका ये जो होगा यही आपका क्या होगा, एक चक्कर होगा। या जो स्प्रिंग की गति थी तो यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ तो ये आपका क्या होगा, एक चक्कर होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका लगेगा समय, मतलब एक चक्कर पर करने में जो समय लगेगा उससे हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल। यदि पेंडुलम की गति घड़ी की लेते हैं, पेंडुलम गति लेते हैं तो आपका ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, एक चक्कर के बराबर होगा। इसका सूत्र क्या होता है, प्रश्न ये भी आते हैं, तो आप कह सकते हैं आवर्तकाल बराबर 2π अंडर रूट में लंबाई अपान गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम लिख सकते हैं
टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल अपान जी। अगर यहाँ पे इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका जो मात्रक होते हैं वह सेकेंड होते हैं। बीमा की बात करते हैं तो टी होंगे। कैसी राशि होंगे तो ये आपका अदिश राशि होंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर मात्रक यहाँ से निकाला जाएंगे तो आप देखेंगे आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई आपका कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक होगा नहीं। लंबाई का मात्रक आपका क्या होगा मीटर, और गुरुत्वीय त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स। तो आप लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकेंड के पावर -2। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड -2 को आप लिख सकते हैं सेकेंड का स्क्वायर, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा सेकेंड। तो ये हमारे क्या होंगे आवर्तकाल हुए। तो आप कह सकते हैं आवर्तकाल कैसे होंगे, एक दोलन या एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसका सूत्र होता है T/2, टी बराबर 2 पाई रूट में एल अपान जी, इसका मात्रक सेकेंड, ये बीमा इसका होगा टी। कैसी राशि है अदिश। आप देखेंगे ये जो 2 पाई होगा ये कांस्टेंट होगा, तो ये जो आवर्तकाल होंगे यह किस पर निर्भर करते हैं लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण जी पे। अर्थात आप देख सकते हैं कि यह हमारे लंबाई के अनुक्रमानुपाती जबकि गुरुत्वीय त्वरण जी के व्युत्क्रमानुपाती। तो आप पूछ देगा कि यदि कोई आवर्त गति में आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा आवर्तकाल किसी वस्तु की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे थे। यहाँ पे आप देखेंगे पहला सबसे आता है गर्मी के दिनों में पेंडुलम की घड़ी सुस्त हो जाती है, या आप लोग कहते हैं कि मंद हो जाती है, या उसी को दूसरी भाषा में कहते हैं कि धीरे हो जाती है। गर्मी के दिनों में पेंडुलम की घड़ी सुस्त हो जाती है या मंद हो जाती है, तो किसके कारण? तो ऑप्शन देगा आवर्तकाल बढ़ने से, आवर्तकाल घटने से, द्रव्यमान बढ़ने से या घटने से, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको बात किया जाए तो टी और 2 पाई रूट में एल अपान जी, तो हमने आपको बताया था कि यह जो टी होंगे लंबाई के अनुक्रमानुपाती जबकि आपके गुरुत्वीय त्वरण जी के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। और पेंडुलम की घड़ी की बात करते हैं तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, कक्षा 9 में भी आपको देखने को मिला होगा ऊष्मी प्रसार। ऊष्मी प्रसार में बस यहाँ पे सीधा से समझ जाइए, अभी आगे आएगा तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऊष्मी प्रसार में क्या होता है कि कोई भी वस्तु हो, चाहे लोहे का हो या लकड़ी का हो, गर्मी के दिनों में उसमें क्या होता है फैलाव होता है, कि जबकि सर्दी के दिनों में उसमें क्या होती है सिकुड़न होती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं गर्मी के दिनों में पेंडुलम की घड़ी। तो अगर पेंडुलम की बात करते हैं, अगर ये आपका पेंडुलम हो तो आपका गर्मी के दिनों में ये अगर वास्तविक पेंडुलम होगा तो इसके आपके लंबाई में क्या होगा वृद्धि होगा। लंबाई में इतना वृद्धि नहीं होंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हमने बताया कि लंबाई में इसका क्या होगा वृद्धि हुआ। अगर जब लंबाई में वृद्धि होगा तो अगर ये गति करेगा तो ये आप देखेंगे यही गति करेगा, जबकि इसकी गति क्या होगा अधिक होगा। तो जब इसकी गति अधिक होगा तो ये आप देखेंगे पहले आपकी लंबाई इतनी थी, अब लंबाई इतना हुआ, तो ये जब आपका गति करेगा तो ये आपका ये एक तरफ की गति देखेंगे इतना है, जबकि इसकी गति क्या होगा बढ़ जाएगा। जबकि दोनों की चाल क्या है बराबर है, और जब चाल बराबर है तो इसकी दूरी क्या है कम है, इसकी दूरी क्या है अधिक है, तो इसको तो समय क्या करेगा अधिक लगेगा ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि यह क्या होगा सुस्त होगा। या सीधी सी बात समझना चाहते हैं तो समझ जाइए
कि जैसे अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे कोचिंग है या कहीं भी अगर ये विद्यालय है तो आपको एक ही कोई सीधी सड़क है, यहाँ से अगर ए आता है यहाँ से बी आता है, दोनों एक ही समय पे निकलते हैं। अगर दोनों की चाल बराबर है तो आप देखेंगे ये बी वाला व्यक्ति जो होगा वो क्या होगा, पहले पहुँचेगा, जबकि ए वाला क्या होगा, बाद में पहुँचेगा। तो उस विद्यालय के जो अध्यापक होंगे वो क्या कहेंगे एक विषय में, आप एक विषय में यही ना कहेंगे कि तुम क्या हो, सुस्त हो, या ये कहेंगे तुम क्या हो, मंद हो। क्यों? क्योंकि यह समय क्या लिया, अधिक लिया। ये हमसे नहीं मतलब कि दूरी क्या है। तो उसी तरह यहाँ भी होते हैं कि गर्मी के दिनों में पेंडुलम की घड़ी सुस्त क्यों होती है, क्योंकि इसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब लंबाई बढ़ेगा तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती कौन सा है, आवर्तकाल। तो आप कह सकते हैं कि लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसके कारण होगा, तो लिख सकते हैं आवर्तकाल बढ़ने से। ठीक, और लंबाई को आपको वो क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। दूसरा पॉइंट, सर्दी के दिनों में पेंडुलम की घड़ी सुस्त हो जाती है। तो उसी का अपोजिट आप कर लीजिएगा कि जैसे ये पेंडुलम है तो यह पेंडुलम है, सर्दी के दिनों में पेंडुलम की घड़ी तेज हो जाती है। ये क्यों होता है, तो इसी का उल्टा आप कर सकते हैं। जैसे ये पेंडुलम की घड़ी है तो जब सर्दी का मौसम होगा तो इसकी लंबाई में क्या होगी, कमी आएगा, और लंबाई कमी होगा तो इसको समय भी क्या होगा, दूरी कम चलना पड़ेगा, जिससे इसका आवर्तकाल क्या होगा, आप कह सकते हैं कि इसकी लंबाई में कमी होगा तो आवर्तकाल भी क्या होगा, कम होगा। तो आप लिख सकते हैं कि आवर्तकाल कम हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, तीसरा, अगला पॉइंट देखिए, झूले पर अतिरिक्त व्यक्तियों के बैठ जाने पर झूले की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जब ये व्यक्ति जो होते हैं यहाँ पे इसके क्या करते हैं, द्रव्यमान लिया जाता है। और हमने बताया था कि आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, लंबाई पे, जबकि किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर। और हमने बताया था कि जो आवर्तकाल होते हैं वह m पर निर्भर नहीं करते हैं, इसलिए झूले पर अगर कोई व्यक्ति झूल रहा हो तो उसके झूलने पर, बैठने पर उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हम लोग जब झूला झूलते हैं तो वहाँ पे परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हमारा शरीर का वेट होता है, न कि हमारे शरीर का भार होता है, और भार का सूत्र क्या होता है, mg होता है। इसलिए आपके व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछेगा झूले पे अतिरिक्त व्यक्तियों को बैठ जाने झूले की गति में क्या परिवर्तन होगा, तो आप कह देंगे कि झूले की गति में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं।
ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हुए। 3 के बाद चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं। झूले पर बैठे व्यक्ति के खड़े हो जाने पर उसके गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर झूले के आप देखेंगे, जब कोई व्यक्ति अगर झूला पे बैठा हो तो झूले के बैठने कंडीशन जब वो खड़ा होगा तो पहले लंबाई इतनी थी। हम जो लंबाई लेते हैं इस व्यक्ति के सर से झूले के शीर्ष से लंबाई लेते हैं, जबकि ये लंबाई में क्या होगा, कम होगा। और हमने बताया था जब लंबाई कम होगा तो आवर्तकाल भी क्या होगा, कम होगा। तो आप कह सकते हैं कि आवर्तकाल कम होगा और आवर्तकाल कम होने पर वह जो होते हैं वो क्या होते हैं, सुस्त हो जाते हैं। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखिए, पांचवा पांचवा पॉइंट, पेंडुलम की घड़ी को अंतरिक्ष में ले जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। और जब टी का मान शून्य होगा तो आप कह सकते हैं T/√L/0, और इसका जो मान होगा वो क्या होगा, अनंत होगा। अर्थात यह आपका जो पेंडुलम की घड़ी होती है वह इतना धीरे धीरे कार्य करेगा कि उसका कार्य करना न करना एक बराबर होते हैं। तो यहाँ पे यह आपका आवर्त गति तक आपका समाप्त हुआ। इसमें एक पॉइंट और एक आपका पार्ट बाकी प्रक्षेप गति, जो अगले क्लास में आपको कर दी जाएगा। तो यहाँ तक आपका ये क्या हुआ, क्लियर हुआ।